कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रात का सफ़र अपेक्षाकृत शांत रहा। कार की खिड़की से बाहर झांकती अनुराधा कभी मुंबई की चमकती रोशनियों को देखती तो कभी अपने ही विचारों में खो जाती। उसके मन में दिन भर देखी हुई बातें बार बार घूम रही थी। दूसरी तरफ रणबीर भी गाड़ी चला रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र अनायास ही अपनी क्यूटी पाई पर चली जाती। उसे लग रहा था कि आज उसकी मासूम दोस्त कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। घर पहुंचते पहुंचते रात काफ़ी हो चुकी थी। दोनों ने सावित्री जी को शुभ रात्रि कहा और अपने अपने कमरों में चले गए। अनुराधा बिस्तर पर लेटी तो ज़रूर, लेकिन उसे तुरंत नींद नहीं आई। कभी उसे मुंबई की वे आधुनिक लड़कियां याद आती, कभी आइसक्रीम पार्लर में बैठे लोग और कभी रणबीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा। धीरे धीरे विचारों का सिलसिला थमा और उसकी आंख लग गई। उधर रणबीर भी अपने कमरे में काफ़ी देर तक छत को देखता रहा। उसकी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया था जिसकी छोटी सी उदासी भी उसके दिल को बेचैन कर रही थी। लेकिन आखिरकार रात बीती और सुबह की सुनहरी धूप पूरे मेंशन में फैल गई। सुबह लगभग 8:30 बजे सभी नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। अनुराधा आज पहले से काफ़ी ठीक लग रही थी। वो सावित्री जी के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी और बीच बीच में रणबीर की तरफ भी देख लेती थी। तभी रणबीर का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर अमन का नाम देखकर उसने कॉल उठा ली। हाँ अमन बोलो, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की सहज मुस्कान गायब हो गई। क्या? वो लगभग चौंकते हुए बोला। सावित्री जी और अनुराधा दोनों ने उसकी तरफ देखा। फ़ोन के दूसरी तरफ से अमन की गंभीर आवाज़ आई। रणबीर, रिया के पापा नहीं रहे। कल शाम उनका कार एक्सीडेंट हो गया। कुछ क्षणों के लिए रणबीर बिल्कुल चुप हो गया। उसे जैसे यकीन ही नहीं हुआ। व्हाट? नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? 4 दिन पहले ही तो मेरी बात हुई थी उनसे। सब बिल्कुल ठीक था। रिया भी किसी बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई आने वाली थी। उसने मिलने को भी बोला था। ऐसे अचानक कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ में साफ सदमा था। अमन ने धीमे स्वर में कहा, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। सिंगापुर में ही हुआ है। राहुल का कॉल आया था सुबह, उसी ने बताया। रणबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसे कॉलेज के दिनों से रिया का परिवार याद था। उसके पापा हमेशा हंसते रहते थे और कई बार कॉलेज के बच्चों को अपने बच्चों जैसा ही प्यार देते थे। तू सच कह रहा है ना? उसने एक बार फिर पूछा, जैसे मन में अभी भी इस खबर को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। काश मैं झूठ बोल रहा होता, अमन ने भारी आवाज में कहा, लेकिन सच यही है और मुझे लगता है इस समय रिया को हमारी बहुत ज़रूरत होगी। रणबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ बिल्कुल, इस समय वो अकेली होगी, मैं उससे बात करता हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। नाश्ते की मेज़ पर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। अनुराधा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उसने रणबीर के चेहरे पर पहली बार ऐसा दर्द और चिंता देखी थी। रणबीर ने बिना कुछ बोले अपनी कॉफ़ी को एक तरफ रखा और तुरंत फ़ोन से रिया का नंबर खोजने लगा। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, जिस लड़की ने बचपन से अपने पिता का हाथ थामकर जिंदगी देखी हो, वो आज ये खबर कैसे सह रही होगी। अगले ही पल उसने नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा लिया। अब उसे इंतज़ार था कि दूसरी तरफ से रिया की आवाज़ सुनाई दे। रणबीर ने जैसे ही रिया का नंबर मिलाया, कई रिंग्स के बाद कॉल रिसीव हुई, लेकिन दूसरी तरफ से रिया की आवाज़ नहीं आई। एक महिला, रिया के घर की केयर टेकर की धीमी और थकी हुई आवाज़ सुनाई दी। हेलो, रणबीर तुरंत बोला। आंटी, मैं रणबीर राय कपूर बोल रहा हूँ, रिया का दोस्त। रिया कैसी है? ये सुनते ही दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर अनीसा ने भारी आवाज़ में कहा, साहब, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बड़े साहब और रिया मैम हमेशा आपके बारे में बात करते थे। बड़े साहब के जाने के बाद रिया मैम किसी से भी बात नहीं करना चाहती। मैंने बहुत समझाया है उन्हें। उनका एक बहुत अच्छा दोस्त यहाँ सिंगापुर में भी है, लेकिन उन्होंने उससे मिलने तक से मना कर दिया। वो बस अपने कमरे में बैठी रहती हैं। रणबीर की भौहें बिल्कुल सिकुड़ गई। आंटी, मेरा नाम बताया आपने उन्हें? अनीसा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, साहब, बड़े साहब आखिरी समय में रिया मैम से बोले थे। वो रिया मैम से कहते थे कि अगर कभी वो अकेली पड़ जाएं तो रणबीर के पास चली जाना।
लेकिन रिया मैम आपके पास आने से भी मना कर रही हैं। वो कहती हैं कि वो अपने पापा की यादों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। रणबीर ने गहरी सांस ली और बोला, आंटी एक बार मेरी बात करवा दीजिए उससे। अनीसा फ़ोन लेकर कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने बिखरे बालों और सूजी हुई आंखों के साथ रिया खिड़की के पास बैठी थी। अनीसा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। मुझे किसी से बात नहीं करनी, वो बस इतना ही बोली। कुछ देर बाद अनीसा वापस आई और बोली, साहब वो मान नहीं रही हैं। रणबीर कुछ सर सोचता रहा, फिर बोला, आंटी फ़ोन स्पीकर पर कर दीजिए। अनीसा ने वैसा ही किया। अगले ही पल रणबीर की आवाज़ कमरे में घुस उठी, रिया तुम्हें अंकल की कसम है, एक बार मुझसे बात करो। जैसे ही रिया के कानों में रणबीर की आवाज़ पड़ी, उसके अंदर जमा हुआ दर्द अचानक टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो फूट फूट कर रो पड़ी। कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठा लिया। रणबीर, उसकी आवाज़ टूट रही थी। पापा मुझे छोड़कर चले गए। मम्मा तो पहले ही नहीं थी, अब पापा भी नहीं हैं। मैं किसके पास रहूँगी? मैं अकेली कैसे रहूँगी? बिजनेस कैसे संभालूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रणबीर। उसकी हर बात के साथ उसका रोना बढ़ता जा रहा था। रणबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी बचपन की दोस्त सचमुच पूरी तरह टूट चुकी है। उसने बेहद नरम आवाज़ में कहा, रिया सुनो मेरी बात, इस समय तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मैं जानता हूँ कि ये दर्द बहुत बड़ा है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा अब जो होना था वो हो चुका। हम उसे बदल नहीं सकते। रिया दूसरी तरफ बस रोए जा रही थी। रणबीर फिर बोला, लेकिन एक बात याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। मैं हूँ, अमन है, राहुल है, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। पहले तुम यहाँ आओ। अंकल की आखिरी इच्छा भी यही थी ना? रिया ने धीमे से कहा, मैं कहीं नहीं आना चाहती। मैं पापा की यादों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। रणबीर ने बहुत धैर्य से जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे पापा की यादें सिर्फ उस घर में नहीं है रिया, वो इंडिया में भी है। यहाँ भी उनकी ज़िंदगी के कितने साल गुजरे हैं। यहाँ भी उनका अपना घर था, अपने लोग थे, और सबसे बड़ी बात, अगर वो चाहते थे कि तुम मेरे पास आओ तो क्या तुम उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी? दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रिया की सिसकियों के बीच एक धीमी सी हामी सुनाई दी। रणबीर ने राहत की सांस ली। बस अब और कुछ नहीं सुनना। मैं फ़्लाइट की टिकट बुक करवा रहा हूँ। कल तक तुम मुझे मुंबई में चाहिए। बाकी बातें यहाँ आकर करेंगे। रिया ने रोते हुए सिर हिलाया, जैसे वो उसे देख सकती हो। फिर उसने धीरे से ठीक है कहा और कॉल कट गई। फ़ोन रखते ही रणबीर कुछ क्षण वहीं खड़ा रह गया। उसका मन बहुत बेचैन था। उसने तुरंत अमन को फ़ोन लगाया। अमन, अभी रिया की टिकट बुक करो। कल तक या आज शाम तक वो मुंबई में होनी चाहिए। अमन ने बिना कोई सवाल किए ठीक है कहा और कॉल समाप्त हो गई। रणबीर ने एक नज़र डाइनिंग टेबल पर डाली जहां नाश्ता रखा था, लेकिन इस समय उसे भूख का एहसास तक नहीं था। उसका पूरा ध्यान रिया पर था। वो जल्दी से कुर्सी से उठा, अपनी कार की चाबी उठाई और ऑफिस के लिए निकल गया। आज पहली बार उसकी क्यूटी पाई भी उसकी नज़रों से छूट गई थी, क्योंकि उसका मन अपनी उस बचपन की दोस्त की चिंता में उलझा हुआ था जिसने एक ही दिन में अपनी पूरी दुनिया खो दी थी। रणबीर के ऑफिस के लिए निकल जाने के बाद डाइनिंग टेबल पर कुछ देर के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। सावित्री जी ने प्यार से अनुराधा की प्लेट में थोड़ा और नाश्ता रखते हुए कहा, खा लो लाडो, सुबह से कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं तुमने। अनुराधा ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। आखिर कुछ पल बाद उसने धीमे से पूछा, दादी माँ, ये रिया कौन है? सावित्री जी उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि ये सवाल बस जिज्ञासा का नहीं है। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, रिया बेटा रणबीर के साथ कॉलेज में पढ़ती थी, बहुत अच्छी लड़की है। रणबीर, अमन, राहुल और रिया चारों की दोस्ती बहुत गहरी थी। बाद में अपने पापा के पास सिंगापुर चली गई थी। आज जो हुआ वो बहुत दुखद है। उसकी माँ तो बचपन में ही नहीं रही थी और अब उसके पापा भी। सावित्री जी की बात अधूरी रह गई। अनुराधा का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। उसने धीरे से कहा,
जब कोई अपना ही आपके पास बस एक रह जाए और वो भी आपको छोड़कर चला जाए, तब कितना दुख होता है ना दादी माँ। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। मैं समझ सकती हूँ, अगर आप और दोस्त मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। मैं तो कहीं की नहीं रहती, और मेरे साथ क्या होता मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ। ये सुनकर सावित्री जी तुरंत उसकी तरफ खिसक आई और उसका माथा चूम लिया। ऐसा मत कहा कर बच्चा, हम लोग तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आए, बल्कि तू हमारी ज़िंदगी में आई है। तूने इस घर को हंसी दी है, रौनक दी है। तेरे आने के बाद ये घर फिर से घर जैसा लगा है। अनुराधा की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन वो मुस्कुरा दी। दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता पूरा किया। उसके बाद सावित्री जी अपने कमरे में चली गईं और अनुराधा अपना फ़ोन लेकर बैठ गई। पिछले कुछ दिनों में उसने गूगल पर नई नई चीज़ें सीखना शुरू कर दिया था। कभी कोई नया अंग्रेजी शब्द पढ़ती, कभी उसका मतलब खोजती, कभी नोटबुक में लिखती। समय धीरे धीरे बीतता गया और दोपहर के लगभग 12 बजे आदित्य पढ़ाने के लिए आ गया। पढ़ाई शुरू हुई तो अनुराधा हमेशा की तरह ध्यान से सुनने लगी, लेकिन आज उसके जवाबों में वो खनक नहीं थी जो रोज हुआ करती थी। आदित्य कई बार उसे देख चुका था। आखिर उसने किताब बंद की और धीरे से बोला, अनु क्या बात है, आज तुम कुछ अलग लग रही हो, सब ठीक है ना? अनुराधा ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं सर, सब ठीक है। लेकिन आदित्य उसकी आंखें पढ़ चुका था। अगर तुम मुझे अपना मानती हो तो कोई भी परेशानी मुझसे छिपाना मत। अनुराधा हल्का सा मुस्कुराई। अगर कोई बात होगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी सर। अभी बस मन थोड़ा ठीक नहीं है। आदित्य ने चिंतित होकर पूछा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सर, बस सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। आज पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं है। आदित्य ने बिना जोर दिए किताबें समेट ली। ठीक है, आज यहीं छोड़ देते हैं, कल ज़्यादा पढ़ लेंगे। अनुराधा ने धन्यवाद कहा और अपनी किताबें, फ़ोन और कॉपी उठाकर कमरे से बाहर चली गई। जाते हुए उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर उसका मन इतना बेचैन क्यों है। आदित्य कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसे लग रहा था कि बात सिर्फ सिर दर्द की नहीं है, लेकिन उसने और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। थोड़ी देर बाद वो भी चला गया। अपने कमरे में पहुंचकर अनुराधा बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा था। उसने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर रणबीर का नंबर दिखा। उसकी उंगलियां कॉल बटन तक गई, फिर रुक गई। उसने फ़ोन अनलॉक कर दिया। 2 मिनट बाद फिर खोला, फिर नंबर देखा, फिर बंद कर दिया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कॉल क्यों नहीं करना चाहती है। बस इतना महसूस हो रहा था कि आज सुबह दोस्त बिना ठीक से बात किए चले गए थे और घर जैसे थोड़ा खाली खाली लग रहा था। कभी वो अपना फ़ोन खोलती, कभी बंद करती, कभी खिड़की के बाहर देखने लगती, कभी तकिए पर सिर रख देती। इसी उधेड़-बुन में ना जाने कब उसकी पलकों पर नींद उतर आई और वो फ़ोन हाथ में लिए लिए ही गहरी नींद में सो गई। उधर सिंगापुर से मुंबई की फ़्लाइट में कई घंटे लगने थे, लेकिन रणबीर ने सारी व्यवस्था पहले ही करवा दी थी। शाम ढलते ढलते रिया मुंबई पहुंच चुकी थी और एयरपोर्ट से सीधे राय कपूर मेंशन की तरफ आ रही थी, जबकि घर में सोई हुई अनुराधा को अभी तक इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय दस्तक देने वाला है। शाम के लगभग 6 बज चुके थे। पूरे दिन की भाग दौड़, मीटिंग्स और रिया के आने की तैयारियों के बीच जैसे ही रणबीर कपूर मेंशन पहुंचा, उसके कदम अपने आप अनुराधा के कमरे की तरफ मुड़ गए। दरवाज़ा हल्के से खोलकर वो अंदर आया तो देखा उसकी क्यूटी पाई अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। खिड़की से आती सुनहरी शाम की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके खुले हुए बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। रणबीर कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा। पूरे दिन की थकान जैसे एक पल में गायब हो गई। वो धीरे धीरे से उसके पास बैठ गया और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। उसकी उंगलियां अनुराधा के बालों में घूमती रही। फिर उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया और धीमे स्वर में बोला, आज दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला बच्चा। अपनी क्यूटी पाई से ठीक से बात भी नहीं कर पाया। आई मिस यू सो मच बच्चा। क्या तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया? एक बार भी फ़ोन नहीं किया तुमने? पता है आज तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी। मन बार बार तुम्हारे पास आने को कर रहा था, लेकिन रिया की चिंता, उसकी फ़्लाइट, उसके आने की सारी तैयारियों के बीच तुमसे बात ही नहीं कर पाया।
सॉरी बच्चा, आई एम सॉरी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कोमलता थी। वो फिर एक बार उसके माथे को चूम कर धीरे से उठ गया ताकि उसकी नींद ना टूटे। अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े बदलने के बाद वो नीचे आ गया और सीधे डाइनिंग एरिया में बैठकर अमन को कॉल लगा दिया। हाँ अमन, रिया की फ़्लाइट लैंड हुई। दूसरी तरफ से तुरंत आवाज़ आया। हाँ रणबीर, फ़्लाइट लैंड हो गई है, मैं उसे लेकर निकल चुका हूँ। लगभग 1 घंटे में कपूर मेंशन पहुंच जाएंगे। रणबीर ने राहत की सांस ली और कॉल खत्म करते ही पूरे घर की तैयारियों में लग गया। वो नहीं चाहता था कि रिया को इस मुश्किल समय में ये महसूस हो कि वो किसी और के घर आई है। उसने स्टाफ को बुलाकर हाल को फूलों और सॉफ्ट डेकोरेशन से सजाने को कहा। हर जगह ताज़े फूल रखवाए, गेस्ट विंग को जो भरा चेक करवाया। फिर खुद किचन में जाकर रिया की पसंद की कुछ डिशेज बनवाने के निर्देश दिए। वो चाहता था कि इतने बड़े दुख के बाद जब रिया यहाँ आए तो उसे कम से कम इतना महसूस हो कि अभी भी कुछ लोग उसके अपने हैं। बीच बीच में वो सावित्री जी के पास भी जाता रहा। दादी माँ, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने ही घर आई है। सावित्री जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर लल्ला, बच्ची यहाँ अकेली महसूस नहीं करेगी। इन सारी तैयारियों में कब पूरा 1 घंटा गुजर गया, रणबीर को खुद पता ही नहीं चला। तभी बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ गूंजी। पूरे घर का ध्यान मुख्य दरवाजे की तरफ चला गया। उधर ऊपर अपने कमरे में सो रही अनुराधा की भी नींद कार की हॉर्न की आवाज़ से खुल गई। उसने उनिंदी आंखों से इधर उधर देखा, फिर जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर स्क्रीन ऑन की। समय देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। शाम के 7 बज चुके थे। अरे बाप रे, वो धीरे से बुदबुदाई, मैं इतनी देर तक सोती रही। अगले ही पल उसके मन में एक और सवाल आया, दोस्त घर आ गए क्या? अगर आ गए तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, मुझे जगाया क्यों नहीं? वो सोचते ही उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी उतर आई। उसे पूरा यकीन था कि रणबीर आते ही सबसे पहले उसके कमरे में आएगा, लेकिन उसे तो याद ही नहीं था कि जब वो गहरी नींद में थी तब कोई बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर चुका था, उसके माथे को चूम चुका था और पूरे दिन की बेचैनी उसी सोते हुए चेहरे को देखकर शांत कर चुका था। अनुराधा अभी अभी नींद से उठी थी। उसके मन में पहला पहला ख्याल यही आया था कि दोस्त घर आ गए होंगे या नहीं। वो जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो ऊपर वाली रेलिंग के पास पहुंची, उसकी नज़र मुख्य दरवाजे की तरफ चली गई। उसी पल बाहर एक कार आकर रुकी और अगले ही क्षण दरवाज़ा खुला। अमन अंदर आया और उसके पीछे एक लड़की की आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पूरी तरह से बुझा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से ठीक से सोई तक ना हो। रणबीर जैसे ही आगे बढ़ा, वो लड़की अचानक दौड़कर उसके गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे हाल में गूंज उठी। रणबीर, पापा मुझे छोड़कर चले गए, मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? उसकी टूटी हुई आवाज़ सुनकर हाल में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। रणबीर ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके चेहरे पर भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो जानता था कि इस दुनिया में माँ बाप के जाने का दुख ऐसा घाव होता है जिसे कोई भर नहीं सकता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी जगह कोई दूसरा कभी ले ही नहीं सकता, और रिया के लिए उसके पिता सिर्फ पिता नहीं थे, वो उसके दोस्त थे, उसकी माँ थे, उसके मार्गदर्शक थे, उसका पूरा संसार थे। शायद इसलिए आज उसकी दुनिया सचमुच उजड़ गई थी। रणबीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे रो लेने दिया। कभी कभी आंसू ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। अमन चुप खड़ा था। सावित्री जी की आंखों में भी नमी थी। वे सब रिया को बरसों से जानते थे। वो सिर्फ रणबीर की दोस्त नहीं थी बल्कि इस परिवार से भी जुड़ी हुई थी। लेकिन ऊपर रेलिंग के पास खड़ी अनुराधा के लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसने पहली बार किसी को रणबीर से इस तरह लिपट कर रोते हुए देखा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं की वजह सिर्फ रिया का दुख नहीं था। उसके भीतर कोई अनजानी सी कसक उठ रही थी
उसका दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे इतना बेचैन क्यों महसूस हो रहा है। नीचे रिया रो रही थी और रणबीर उसे संभाल रहा था, लेकिन ऊपर खड़ी अनुराधा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने के भीतर कुछ भारी सा जमा हो गया हो। उसने अपनी उंगलियां रेलिंग पर कस ली। उसकी आंखें लगातार रणबीर पर टिकी हुई थी। उधर रणबीर बहुत नरमी से बोला, रिया चुप हो जाओ बच्चा, मुझे पता है कि अंकल के जाने का दुख कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम खुद को ही तकलीफ दोगी तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? प्लीज़ खुद को संभालो। ये कहते हुए उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से उसे खुद से अलग किया। फिर उसे सहारा देते हुए सोफे तक ले गया और बिठा दिया। कमला तुरंत पानी लेकर आई। रणबीर ने खुद अपने हाथों से गिलास पकड़कर रिया को पानी पिलाया। पूरा घर उसकी तरफ चिंता से देख रहा था, लेकिन ऊपर खड़ी अनुराधा की दुनिया जैसे उस पल कहीं और ही अटक गई थी। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। वो खुद से बार बार पूछ रही थी कि आखिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। रिया के लिए उसे दुख हो रहा था, वो बात ये समझ सकती थी, लेकिन उसके दिल में जो अजीब सी बेचैनी उठ रही थी उसका कारण वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। बस इतना महसूस हो रहा था कि आज पहली बार उसके और उसके दोस्त के बीच कोई और खड़ा दिखाई दे रहा था, और ये एहसास उसके मासूम दिल को समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं खड़ी रही चुपचाप, भीगी आंखों के साथ, जबकि नीचे पूरा कपूर मेंशन रिया के दुख को संभालने में लगा हुआ था, और ऊपर एक मासूम दिल पहली बार किसी अनजानी भावना से परिचित हो रहा था। सावित्री जी धीरे धीरे चलकर रिया के पास आकर बैठ गई। उन्होंने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे को सहलाते हुए बोली, बेटा जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर तू खुद को ऐसे ही तकलीफ देती रहेगी तो क्या विनय की आत्मा को शांति मिलेगी? वो अपनी बच्ची को इस हालत में कभी नहीं देखना चाहेगा। यह सुनते ही रिया फिर से टूट गई। वो झुककर सावित्री जी के गले लग गई और सिसकते हुए बोली, दादी माँ कैसे भूलूं मैं डैड को, बहुत याद आती है उनकी। बार बार लगता है जैसे अभी दरवाज़ा खुलेगा और वो अंदर आकर कहेंगे, रिया बेटा कैसी है तू? मैंने कभी उनके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की थी, अब कैसे रहूँगी उनके बिना। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि सुनने वाले का दिल भी भर आए। सावित्री जी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं हूं ना बेटा, रणबीर है, हम सब हैं, तू अकेली नहीं है बच्चा। जब विनय काम से बाहर चला जाता था तब भी तो तू कितने कितने दिन हमारे पास रहती थी ना। ये घर पहले भी तेरा था और आज भी तेरा ही है, लेकिन बेटा खुद को संभालना होगा। इतनी कमज़ोर पड़ जाएगी तो खुद को भी कैसे संभालेगी और बिजनेस को भी कैसे संभालेगी। धीरे धीरे सब ठीक तो नहीं होगा, लेकिन सहने की ताकत ज़रूर आ जाएगी। रिया चुपचाप उनकी गोद में सिर रखे रोती रही। तभी रणबीर आगे बढ़ा और उसने बहुत नरमी से रिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी आवाज़ भी भर आई थी, लेकिन वो खुद को संभाल रहा था। हाँ रिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अंकल की जगह तो कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं, लेकिन एक बात का वादा करता हूँ, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। ये कहते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से भी उसके हाथ को ढक लिया। रिया ने नम आँखों से उसकी तरफ देखा और फिर सिर झुका लिया। नीचे हाल में बैठे लोगों के लिए ये बस एक दुखी लड़की को संभालने की कोशिश थी, लेकिन ऊपर रेलिंग के पास खड़ी अनुराधा के लिए जाने क्यों सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसकी सांसें बार बार उलझ रही थी। वो अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जितना खुद को समझाती उतना ही मन बेचैन हो उठता। उसे सिर्फ रणबीर का रिया का हाथ पकड़ना ही अजीब नहीं लग रहा था, बल्कि दादी माँ का उसे उसी प्यार से गले लगाना भी उसके दिल में एक अनजानी सी कसक जगा रहा था। वो ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी से जलन करे, उसके मन में किसी के लिए बुराई नहीं थी। उसे रिया के दुख पर सचमुच दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। शायद जब से वो इस घर में आई थी उसे हर दिन दादी माँ का स्नेह मिला था, रणबीर की चिंता मिली थी, सबका ध्यान मिला था। उसका मासूम मन इस रिश्तों की गर्माहट का इतना आदी हो गया था कि आज किसी और को वही प्यार मिलता देखकर उसके भीतर एक अनजाना खालीपन जाग उठा था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने के अंदर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से अपने होंठ दबा लिए ताकि कोई उसकी आवाज़ ना सुन ले, लेकिन अगले ही पल वो और वहाँ खड़ी नहीं रह पाई। वो मुड़ी और लगभग भागती हुई अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो बिस्तर पर बैठ गई और सामने रखा अपना टेडी बियर उठा लिया। अगले ही पल उसने उसे अपनी छाती से कसकर लगा लिया और अपना चेहरा उसमें छिपा कर फूट फूट कर रोने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्यों रो रही है। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसका मन बहुत दुख रहा है, बहुत ज़्यादा। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार टेडी को और कसकर पकड़ लेती, जैसे उससे अपने दिल की बेचैनी छिपाना चाहती हो। कमरे में कोई नहीं था जो उससे पूछता कि क्या हुआ है, और शायद अगर कोई पूछ भी लेता तो उसके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि इस समय वो खुद अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे रिया की सिसकियाँ कुछ कम होने लगी। सावित्री जी उसके पास बैठी उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, और अमन भी चुपचाप उसके पास बैठा था ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। रणबीर ने एक गहरी सांस ली और सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, रिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेकर आओ, और मेरे व अमन के लिए भी। फिर उसने रिया की तरफ देखते हुए नरमी से कहा, आज किचन में सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है, थोड़ा सा खा लेना। सुबह से कुछ ठीक से खाया भी नहीं होगा तुमने। रिया ने नम आँखों से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले हल्का सा सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद सर्वेंट 3 कप कॉफ़ी लेकर आ गई। एक कप रिया के सामने रखा गया, दूसरा रणबीर के हाथ में और तीसरा अमन को दे दिया गया। लेकिन कप हाथ में होने के बावजूद रणबीर का ध्यान वहाँ नहीं था। उसकी नज़र अचानक दीवार पर लगी घड़ी पर गई। रात के 8 बज चुके थे। उसके माथे पर चिंता की हल्की लकीरें उभर आई। 8 बज गए, उसने मन ही मन सोचा। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अनुराधा का चेहरा घूम गया। क्यूटी पाई अभी तक नीचे नहीं आई। सुबह से लेकर अब तक उसने उससे ठीक से बात भी नहीं की थी। दोपहर में बस कुछ पल के लिए उसके कमरे में गया था, उसे सोते हुए देखा था, उसके माथे को चूम कर वापस चला आया था। उसके बाद से तो उसने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। अचानक उसके दिल में बेचैनी की एक तेज लहर उठी। कहीं फिर से उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, कहीं दर्द तो नहीं बढ़ गया, कहीं वो अकेली परेशान तो नहीं बैठी। ये सोचते ही उसने तुरंत आवाज़ लगाई, कमला। घर की सबसे पुरानी नौकरानी कमला, जो तुरंत सामने आ गई। रणबीर बोला, जरा अनुराधा के कमरे में जाकर देखो तो, अभी तक नीचे क्यों नहीं आई, और उसकी तबीयत तो ठीक है ना। कमला जी बोलकर तुरंत ऊपर चली गई। उधर रणबीर वापस रिया के पास बैठ गया, लेकिन उसका मन अब बिल्कुल भी स्थिर नहीं था। सामने बैठी रिया उसके बचपन की दोस्त थी। उसका दर्द सच्चा था और इस समय उसे अपने लोगों की ज़रूरत थी। रणबीर जानता था कि उसे उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल बार बार ऊपर उसी कमरे की तरफ भाग रहा था जहां उसकी क्यूटी पाई थी। वो खुद को समझा रहा था कि शायद वो अभी भी सो रही होगी, लेकिन ना जाने क्यों उसका मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उधर कमला जब ऊपर पहुंची और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बिटिया, दरवाज़ा खोलो, साहब पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। कमरे के अंदर बिस्तर पर बैठी अनुराधा ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे। उसकी पलकों पर अभी भी नमी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गला इतना भारी हुआ था कि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बाहर कमला जी ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। बिटिया, सब ठीक है ना। फिर तीसरी बार भी पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी वापस नीचे आ गई। साहब, उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बिटिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से कोई जवाब भी नहीं आया। बस इतना सुनना था कि रणबीर का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उसके हाथ अपने आप कॉफ़ी कप से हट गए। चेहरे की सारी शांति गायब हो गई। एक अजीब सी घबराहट उसकी नसों में दौड़ गई। सुबह से शाम हो गई थी। पूरे दिन वो अपनी क्यूटी पाई से ठीक से बात भी नहीं कर पाया था। बार बार सोच रहा था कि थोड़ा फ्री होकर उसे फ़ोन करेगा, उसके पास बैठेगा, उसकी बातें सुनेगा, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। और अब जब उसे पता चला कि वो दरवाज़ा भी नहीं खोल रही, तो उसके मन में ना जाने कितने डर एक साथ जाग उठे।
उसे अचानक वो दिन याद आ गया जब पहली बार उसने अनुराधा को दर्द में रोते हुए देखा था। वो बेबस चेहरा, वो भीगी आंखें, वो मासूम आवाज़, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसका सीना जैसे किसी अनदेखे डर से भर गया। उसने तुरंत सावित्री जी की तरफ देखा। सावित्री जी उसकी आंखों में उतर आई बेचैनी साफ पढ़ पा रही थी। रणबीर धीरे से उठा रिया के पास गया और उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोला, मैं भी आता हूँ बच्चा। फिर उसने अमन की तरफ देखा। अमन समझ गया कि इस समय रणबीर के मन में क्या चल रहा है। अगले ही पल रणबीर तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हर सीढ़ी चढ़ते हुए उसकी धड़कनें और तेज होती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके दिल पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। बार बार एक ही सवाल उसके मन में उठ रहा था, क्यों टीपाई दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रही। जितना वो दरवाजे के करीब पहुंच रहा था उतना ही उसका दिल घबराहट से भरता जा रहा था। आज पूरे दिन वो अपनी सबसे प्यारी दोस्त की आवाज़ तक सुन नहीं पाया था और अब उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, महादेव मेरी क्यूटी पाई ठीक हो, बस वो ठीक हो। क्या अनुराधा रणबीर से अपने दिल की बात बता पाएगी? जब रणबीर अनुराधा को रोते हुए देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? इन सारी बातों को जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। यार आप लोगों को पता है, मुझे लगता है कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसलिए कहानी बनाने की पॉसिबिलिटी अगर 1% भी होती है तो भी मैं उसे एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर 100% कर देती हूँ। और रिस्पॉन्स 0 यूट्यूब की तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी। अगर मैं इस कहानी का स्क्रीनशॉट आप लोगों से शेयर करूं तो पता है आप लोगों को क्या दिखेगा? हर रोज़ कहानी 10 नंबर पे सबसे नीचे नंबर पे जा रही है। क्या ये कहानी ये डिज़र्व करती है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि इतनी बुरी कहानी है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये कहानी यही डिज़र्व करती है। देखिए, मैं कोई भी कहानी आप लोगों से लाइक्स और कमेंट पाने के लिए ये तो बोल देती हूँ कि अगर आप लोगों को पसंद नहीं आएगा तो मैं बंद कर दूँगी। लेकिन आपको पता है अगर जो 10-20 व्यूअर ही मेरे कमेंट करते हैं कि नहीं मैम कहानी पूरी करिए, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी कहानी पूरी करनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो भी मेरे चैनल को और मुझे बहुत प्यार देते हैं, तो मैं कहानी को कैसे ही छोड़ सकती हूँ। लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप लोग कहानी को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नहीं पसंद आती है तो आप लोग खुलकर बोलिए। मैं कहानी को किसी नए दिशा में ले जाने की कोशिश करूँगी या फिर इस कहानी को जल्दी ख़त्म करके अगली नई कहानी और भी बेहतरीन लाने की कोशिश करूँगी। बाकी आप लोगों का जो भी फैसला होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।